हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को धारणीय विकास के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, धारणीय विकास का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आधुनिक समय में चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, सभी के सभी धारणीय विकास की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि आर्थिक समृद्धि जो है वो होती है प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि, और आर्थिक विकास जो होता है वो आर्थिक कल्याण के जितने भी पहलू हैं उनको भी शामिल करता है। तो धारणीय विकास एक नई विचारधारा है उसी क्षेत्र में आगे की तरफ, और धारणीय विकास जो है वो आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास पे तो बल देती ही देती है, साथ ही साथ इस बात की भी कल्पना करती है कि आर्थिक विकास इस तरीके से हो ताकि भावी पीढ़ी की जो उपलब्धता है, संसाधनों की उपलब्धता, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि देश में आपके के संसाधन तो सीमित हैं। मान लीजिए 100 किलो कोयला है ज़मीन के नीचे, तो अगर आप 100 के 100 किलो कोयला आज निकाल लोगे तो डेफिनेटली आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, आर्थिक विकास को भी रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इस तरीके का जो विकास है वो धारणीय विकास नहीं कहलाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए तो आपने कोयला ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से पेट्रोल सीमित है, इसी तरीके से और भी जो तमाम प्रकृति द्वारा हमें उपहार स्वरूप जितने भी संसाधन दिए हैं उन सभी का विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो धारणीय विकास हमें कहता है कि आप विकास करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन विकास की शर्त जो है वो ये ना हो कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो प्राकृतिक संसाधनों से दूषित रह जाए, वंचित रह जाए, या उसको एक दूषित वातावरण मिले। तो बच्चों, इस संबंध में एक डेफिनेशन है जो कि वुडलैंड कमीशन 1987 में दी गई है कि धारणीय विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कम किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी कि भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उसकी आवश्यकताओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी ना हो और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो जाए। तो इसको कहते हैं बच्चों धारणीय विकास। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो हमें अपने संसाधनों का प्रयोग करते समय, पर्यावरण का प्रयोग करते समय आने वाली पीढ़ी के भी ध्यान में रखना है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम तमाम फैक्ट्रियां लगा दें जिससे धुआं निकले, वो सारे के सारे पर्यावरण को खराब कर दे और हम इसे कहें कि हमारा विकास हो गया। ये कोई विकास थोड़ा नहीं है, ये कोई समृद्धि नहीं है। इस तरीके का विकास जो है, जो पर्यावरण की शर्त पर लिया गया है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा है, वर्तमान पीढ़ी के लिए भी खतरा है। इसीलिए धारणीय विकास की जो अवधारणा है वो इस बात पे बल देती है कि वर्तमान पीढ़ी की उपलब्धता में पूरी होती रहे, लेकिन भावी पीढ़ी की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। तो बच्चों, धारणीय विकास के लिए जो सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में, और इस सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया धारणीय विकास का। सतत विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको। तो धारणीय विकास की कुछ शर्तें हैं, यानी कि धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। यानी कि अगर मान लीजिए आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास दोनों ही आवश्यक हैं धारणीय विकास के लिए। ऐसा कोई भी देश जहां पर संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, लोगों का कल्याण नहीं बढ़ रहा, शिक्षा नहीं बढ़ रही, स्वास्थ्य नहीं बढ़ रहा, रोजगार नहीं बढ़ रहा, आर्थिक सुंदरता ना हो, वो धारणीय विकास को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो पहली शर्त रखी गई है बच्चों वो रखी गई है प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण में वृद्धि तो हो ही हो, साथ ही साथ हमें प्रदूषण में कमी भी करनी है। यानी कि जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, तमाम तरीके के प्रदूषणों का सामना एक विकासशील देश के साथ साथ विकसित देशों को भी करना पड़ रहा है। तो उन सभी में कमी आनी चाहिए, तभी वो धारणीय विकास कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपने प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ा ली, आर्थिक कल्याण तो बढ़ा लिया, लेकिन प्रदूषण ज़्यादा हो गया, तो इस तरीके का जो वृद्धि है, इस तरीके का जो कल्याण है वो आर्थिक समृद्धि कहला सकता है, लेकिन धारणीय विकास नहीं कहलाएगा। तो पहली कंडीशन क्या जरूरी है बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, दूसरा प्रदूषण में कमी हो, साथ ही साथ प्रकृति द्वारा हमें जो भी उपहार स्वरूप प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। उनका ऐसा ना हो कि सारे के सारे संसाधन आप आज ही निकाल के मानोगे, उनका विवेकपूर्ण, यानी कि प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं अपार मात्रा में,
उनका विवेकपूर्ण उपयोग होना भी आवश्यक है धारणीय विकास के लिए। साथ ही साथ संपूर्ण ग्रामीण विकास हो, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक आप धारणीय विकास को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंख्या जो है वो शहरों की ओर हस्तांतरित करेगी, समस्या जो है वो किसी एक जगह पे केंद्रित हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों ये 4 कंडीशन जरूरी है: प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण में वृद्धि, प्रदूषण में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संपूर्ण ग्रामीण विकास। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको प्रकृति द्वारा किस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा सकते हो, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी धारणीय विकास की रणनीति अपनाई जाएंगी। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण की रणनीतियों के ऊपर तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत साधनों का प्रयोग हो। देखिए, जब हम ऊर्जा के परंपरागत साधन पेट्रोल कोयले का प्रयोग करते हैं तो जो गैस निकलती है कोयले के जलने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेट्रोल की वजह से, वो पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य जीवन के लिए भी हानिकारक है। इसलिए धारणीय विकास के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनका कम से कम प्रयोग हो। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस का प्रयोग हो। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय या भैंस के उपलों से खाना पकाया जाता है, इसी तरीके से लकड़ी जलाई जाती है। तो बच्चों, पशु वेस्ट में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा होती है, लकड़ी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए सरकार के द्वारा एलपीजी गोबर गैस आदि गैसों का जो उत्पादन है वो बढ़ाना चाहिए, प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार को फोकस करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, शहरी क्षेत्रों में देखिए पेट्रोल डीजल की जो कारें हैं, परिवहन व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। हालांकि औद्योगिक प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा है इसके मुकाबले यातायात के, लेकिन सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके शहरी क्षेत्रों में खासतौर पे सीएनजी का प्रयोग हो, एलपीजी का प्रयोग हो, बैटरी के द्वारा जो कार या बाइक चल सकती है उनका प्रयोग हो। तो इसके द्वारा भी बच्चों प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैविक खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जैविक खेती जो है वो आप कह सकते हो कि बायो पर मतलब एक तरीके से पशु खाद, इस तरीके की जो पत्तों की खाद है उन पर निर्भर है। इसमें केमिकल या कीटनाशक का प्रयोग उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके का परंपरागत खेती में होता है। तो इसकी भी ज़रूरत है कि हमें जैविक खेती प्रणाली को अपनाना चाहिए। इसके अलावा यातायात के जो सार्वजनिक साधन हैं उनको सुचारू रूप से दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि यातायात के जो परिवहन के जो सार्वजनिक साधन हैं, देखिए कार में एक व्यक्ति बैठता है औसतन, और वो 5 लोगों की कार को लेके 5 लोगों के बैठने की जगह को जाता है। लेकिन जो परिवहन व्यवस्था है उसमें अगर आप सुचारू रूप से करते हो, मेट्रो बनाई जानी चाहिए, प्रॉपर तरीके से बसेस सर्विस होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा जैविक कीटनाशकों का पर नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि ये जो जैविक कीटनाशक हैं ये फसलों के साथ मिलकर मनुष्य के जीवन को भी खराब करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो जब हम उन फसलों को हम खाते हैं तो जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीटनाशक है वो हमारे शरीर में भी चले जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जागरूकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को बचाने की बात सोचे, वो जितना प्राकृतिक संसाधन है उसका दुरुपयोग ना करे। जैसे कुछ समय पहले एक ऐड आया करता था, जल ही जीवन है, तो उसमें दिखाते थे कि पानी जो है वो बूंद बूंद टपकते टपकते ख़त्म हो जाएगा। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में जो पीने का पानी है उससे संबंधित समस्याएं पैदा होने लगी हैं। तो धारणीय विकास के लिए बच्चों आवश्यक है कि संपूर्ण रणनीति का कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाए, ताकि हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, साथ साथ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि धारणीय विकास के भी कुछ माप हैं, यानी कि हम ये पता कर सकते हैं कि धारणीय विकास कितना हुआ है। तो इसका पहला तरीका है हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो बच्चों मान लीजिए राष्ट्रीय आय हमने पता की, शुद्ध राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय 100 रुपये। अब 100 रुपये का उत्पादन करने के लिए हमने कुछ ना कुछ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया होगा। बच्चों यहाँ पे शुद्ध है, इसका मतलब ऑलरेडी गिसावट को माइनस किया हुआ है जो एक फर्म की या एक कंपनी की हुई है। लेकिन प्राकृतिक पूंजी का भी तो मूल्यह्रास हुआ है। आपने मान लीजिए 100 रुपये का उत्पादन करने के लिए नदी में गंदा पानी छोड़ दिया या धुआं फैला दिया, तो ये सारी की सारी प्राकृतिक पूंजी है। तो इसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। बच्चों हमारे पास इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे तरीके, जिससे हम पर्यावरण को जो हानि हुई है उसकी कैपिटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को मान लीजिए 20 रुपये की वैल्यू हुई, तो इसका मतलब आपकी जो राष्ट्रीय आय वो 100 ना होके 80 हुई है। यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रदूषण फैलाओगे, जितना ज़्यादा आप प्राकृतिक पूंजी का यूज़ करोगे, उतनी ही कम आपकी हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय होगी। तो बच्चों इस तरीके से हम कोशिश करेंगे हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए कि हम प्राकृतिक पूंजी का मूल्यह्रास कम से कम करें।
इसके अलावा एक और तरीका है बच्चों जिसको बोलते हैं जेन्युइन बचत, जेन्युइन सेविंग सॉरी, यानी कि सकल बचत में से, यानी कि जो आपकी बचत है उसमें से मनुष्य द्वारा निर्मित पूंजी का मूल्यह्रास और फिर उसमें से माइनस प्राकृतिक पूंजी का मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, जिससे जो सकल बचत बचेगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा किस तरीके से धारणीय विकास को माप किया जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने समझाया है, ज़्यादा हमने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूजी, पीजी, यूजीसी, नेट के तमाम कोर्सेज बनाए हुए हैं। अगर आपको ये कोर्सेज को एक्सेस करना है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।